अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मईन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और मुख्तलिफ डिजीज़ पर हम आपको डिटेल से अवेयरनेस देते रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से, चूँकि 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। इसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम मुरत्तिब दिया गया। इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो मेरी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा अहमद, जो कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। अपनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक जी। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी आमद का। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म अता किया, उसके तमाम ऑर्गन्स सही तरीके से काम करते तो हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है। और अगर किसी भी ऑर्गन में किसी भी किस्म की कोई ख़राबी हो जाए तो हमारी सेहत ख़राब हो जाती है और हम किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा, और चूँकि वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, इस हवाले से आज हम डिटेल से उनसे बात करेंगे। डॉक्टर अस्मा, जब सबसे पहले तो ये बताइए, चूँकि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, तो ये मुख्तलिफ डिजीज़ को आप डायग्नोस करती हैं, तो कौन कौन सी डिजीज़ डायग्नोस करती हैं? जी, सो एंडोक्रिनोलॉजी ऐसी फील्ड होती है जिसका मतलब ये होता है कि आप उन सारी डिजीज़ को डील करते हैं जिसमें हार्मोन्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो आपकी बॉडी में जो है बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सपोज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हाँ, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो ये हार्मोन बनाता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, थायराइड हार्मोन। तो उसकी जो कमी या उसकी जो ज़ाती होती है उसको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है ट्रीट करते हैं। तो जब हम ज़्याबितीज़ की बात करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ है कि जो हमारा लबलबा होता है, जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, वहाँ से इंसुलिन बनता है। तो जब उस इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन बॉडी में ऐसी बन रही होती है जो कि इनफेक्टिव होती है, तो वो ज़्याबितीज़ करती है। तो अच्छा। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हैं या डायबिटोलॉजिस्ट जो हैं वो इसीलिए ज़्याबितीज़ का इलाज करते हैं, उसकी तशख़ीस करते हैं कि आया आपको ज़्याबितीज़ है या नहीं है, और अगर ज़्याबितीज़ है तो फिर उसका किस तरह से इलाज किया जाए। इलाज किया जाता है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा, क्योंकि जो आपकी स्पेशलाइजेशन आपने जिस फील्ड में किया है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो मुझे एक बात बताएं कि आपके पास पेशेंट्स खुद आते हैं कि या डिफरेंट डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको किस डिजीज में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप क्या क्या सूरत है, तो डॉक्टर पेशेंट्स खुद ही आ जाते हैं? अब पेशेंट्स बहुत अवेयर हो गए। सो दोनों तरीक़ों से होता है कि पेशेंट्स खुद भी आते हैं बिकॉज जब उन्हें पता होता है कि हमें ज़्याबितीज़ है, तो या तो वो जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं या इंटर्निस्ट के पास जाते हैं, या हमारे यहाँ फैमिली प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जो ज़्याबितीज़ को देखते हैं। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो उसके लिए फिर डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये मरीज़ की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो जनरल फिजिशियंस को दिखाएं या वो स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तो एक तो होता है कि मरीज़ खुद ही सेल्फ रेफरल जिसे हम कहते हैं कि क्योंकि अब जो है वो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, सोशल मीडिया हर जगह पर है। बिल्कुल तो ऐसे ही आपने हस्पताल की बहुत सारे हस्पताल हैं जिनकी वेबसाइट्स भी हैं, सो दे ओपन अप द वेबसाइट, वो उस पर देखते हैं कि डॉक्टर्स का क्या क्या नाम है, और डॉक्टर्स के साथ लिखा हुआ भी होता है कि उनकी स्पेशलिटी क्या है, और स्पेशलिटी के साथ ये भी लिखा होता है कि वो कौन कौन सी जो अमराज हैं उनको डील कर रहे होते हैं। तो एक तो ये सिस्टम होता है। दूसरा ये होता है कि आपको आपके पास दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वो रेफ़र कर रहे होते हैं कि सपोज़ कि अगर मुझे आर्थराइटिस हो गया है और मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने कहा मेरा आर्थराइटिस ट्रीट करें, तो उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखी। उन्होंने कहा कि आपकी ज़्याबितीज़ भी है आपको, या तो आपको अच्छा। है या हाँ। आपको ज़्याबितीज़ बहुत ख़राब चल रही है आपके ओके। टेस्ट के बेसिस पे। हाँ। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को जो ज़्याबितीज़ के साथ डील करते हैं उनको रेफ़र कर दिया। सही तो सही। दोनों सिस्टम होते हैं कि आपके पास सेल्फ रेफरल भी होते हैं कि मरीज़ खुद आ रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि आपके पास डॉक्टर्स भी जो है वो रेफ़र कर रहे होते हैं ठीक है ठीक है पेशेंट्स। ठीक है। नाज़रीन, हम बात करें कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ का मर्ज बड़ी तेज़ी से हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। खासकर हमारे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। और डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज है कि अगर किसी जगह 10 अफराद मौजूद है, कम अज़ कम 7 अफराद इस मर्ज में ज़रूर मुब्तला होंगे। तो कोशिश करें कि इस मर्ज से खुद को बचाएं, और अगर अल्लाह न करे मर्ज हो जाता है तो उसको ट्रीट कैसे करना है आज हमें डॉक्टर साहबा बताएंगे। डॉक्टर साहबा, आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करें। मुझे बताइए सबसे पहले, शुगर का मर्ज क्या है और कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन है जिसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो हमें शुगर की तरफ जाते हैं पेशेंट्स डायबिटीज़ के? जैसे कि हमने जब बात शुरू की थी, जब हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे या हुदूद की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी और बताया था कि ज़्याबितीज़ एक ऐसा मर्ज है जो कि आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होता है या हुदूद होता है जिसको हम कहते हैं लबलबा। अंग्रेज़ी में पैनक्रियास कहते हैं और उर्दू में लबलबा कहते जी हैं। जी। ये हार्मोन बनाता है इंसुलिन। ये सिर्फ इंसुलिन नहीं बनाता है, और भी हार्मोन्स बनाता है जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिक जो वो होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है कि या तो इंसुलिन नहीं बन रही
अचानक से लबलबे ने काम करना बंद कर दिया और इंसुलिन नहीं बन रही, जिसको हम टाइप 1 वाली ज़्याबिटीज़ कहते हैं या टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है या यंग पॉपुलेशन में, यंग इंडिविजुअल्स में होती है। अच्छा अच्छा, जब आपने ये कहा कि आपकी जीन में मौजूद है, तो हम ऑलरेडी कैसी प्रिकॉशंस करें या क्या हम एहतियाती तदबीर इख्तियार करें कि इस चीज़ से बच सकें? हमारी पॉपुलेशन को, स्पेशली हम हो गए, इंडियन हो गए, हम लोगों में टेंडेंसी है ज़्याबिती ज़्यादा होने की। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो जो ओवरऑल दुनिया में जो 10 ममालिक हैं, हम उनमें आते हैं सबसे शुरू में अच्छा। ज़्याबितीज़ में, प्रेवलेंस में, उसकी वजह से कि हमें बहुत ज़्यादा ज़्याबितीज़ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़्याबितीज़ की तरफ आपको ज़्यादा लेकर जाती हैं, मोटापे की तरफ ज़्यादा लेकर जाती हैं। तो लाइफस्टाइल जो पहले कहते थे कि जस्ट फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट, अब वो उसके बियॉन्ड चली गई है। उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत कुछ हो गया है। बहुत कुछ हो गया है। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह हमने लाइफस्टाइल की बात की और जो लोग प्रॉपर स्लीप लेते हैं और जो लोग नहीं लेते, इन दोनों की जैसे कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम में कितना फ़र्क हो जाता है, कितनी इनकी पावर में कमी और जाती होती है? वही जो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि हर चीज़ आपकी इफेक्ट होती डिफरेंट है हो ना। जाती इफ है यू डोंट ना? हैव अ गुड स्लीप तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, आप और ज़्यादा जो है वो दिन में स्ट्रेस में रहेंगे, फिर वो स्ट्रेस और ऐड आपको चीज़ें वो करेगा। और इसका एक बहुत साइंटिफिक एविडेंस है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप प्रोडक्टिव नहीं बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। साइंटिफिक एविडेंस ये है कि आपकी बॉडी में ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स बनेंगे जो आपके इंसुलिन लेवल को और फर्दर कम करेंगे, अच्छा। और इंसुलिन इनफेक्टिव और ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से फिर ज़्याबितीज़, इसलिए मोटापा इसलिए ज़्यादा होता है कि आपकी बॉडी में और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, बिकॉज वो हार्मोन ज़्यादा होते हैं जो कि हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं जिनको। ठीक है ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने हमारे बताया है कि इस जो हम रात की नींद लेते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अक्सर मैं एक बात कहती हूँ कि कवानीन कुदरत पर अमल करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, अपने दिन के जो औकात हैं उनमें काम करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर उसमें किसी न किसी हद तक शामिल करें। इसके साथ साथ जो कुदरत की बनाई हुई ग़िज़ाएँ, फल, सब्जियाँ, दालें वगैरह, ये मुनासिब मकदार में अपनी सेहत के मुताबिक लें ताकि इस मर्ज से बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग और रैंडम कितना होना चाहिए एक नॉर्मल बंदे का, और जो डायबिटिक की तरफ जा रहा है फॉर टाइप 1 टाइप 2? हाँ जी। सो अब ये वो लेवल्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन को एक्चुअली पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप अपना टेस्ट कराते हैं तो आपके सामने होता है। वैसे तो सारी जो लैब्स आप कराते हैं उसमें नीचे जो है आपके पास नॉर्मल जो है कट ऑफ रेंजेस लिखे लिखी हुए हुई होते होती हैं। हैं, यस यस। बट आई थिंक अवेयरनेस इज़ द की है। तो आपका, अगर आपको ज़्याबितीज़ नहीं है तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए जो लेवल्स हैं उसमें आपका निहारमू शुगर 100 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और अगर खाने के बाद आप 2 घंटे बाद करवाते हैं तो 140 के अंदर होना चाहिए, अच्छा, नॉन डायबिटिक का? नॉन डायबिटिक का। राइट। अगर वो 100 से लेकर 125 के दरमियान आ गया है निहारमू, तो दैट मीन्स आप बॉर्डर लाइन पे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी जिस पे मैं फोकस करूंगी आपके यस साथ। यस, बिल्कुल। ये बॉर्डर लाइन है। और इसी तरह से अगर रैंडम आपका जो है वो 100 to 140 या 139 है तो ये भी बॉर्डर लाइन है। अच्छा। लेकिन अगर वो 200 से तजावज़ कर जाता है रैंडम, तो वो फिर डायबिटीज़ उसमें आता है। और इसी तरह से अगर फास्टिंग आपका 126 से ज़्यादा हो जाता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये यूनिट है हमारे यहाँ जो हम यहाँ तो यूज़ करते हैं, तो वो ज़्याबितीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे मैं रुकूंगी और दोबारा से मैं बॉर्डर लाइन पे आऊँगी, क्योंकि ज़्याबितीज़ तो एक इम्पॉर्टेंट मर्ज़ है जो हो गया तो आपको पेचीदगियों की तरफ लेकर जाएगा अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल। अब बात यह है कि इवन पहले जो होता था कि हम अगर डॉक्टर के पास जाते थे, हम कहते थे कि ये हमारा लेवल आया, और वो कहते थे कि बॉर्डर लाइन है, कोई बात नहीं, आप जाके घर सो जाइए, कोई बात नहीं, सालों साल तक ये नहीं कन्वर्ट होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अब पता ये चला है कि ये जो बॉर्डर लाइन है ये भी मसले करता है, यहाँ से पेचीदगियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे काम नहीं करेंगे तो इसने अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाना है ज़्याबितीज़ में, और उसने सारी पेचीदगियों की तरफ लेकर जाना है। मदर ऑफ डिजीज जो जिसलिए मदर कहते डिजीज, हैं। जी। तो इससे बेहतर है कि आप इंतज़ार ना करें कि अगर आपको बॉर्डर लाइन हो गया है कि ये ज़्याबितीज़ में होगा तब मैं कुछ करूँगी या मैं कुछ करूँगा। पहले से अवेयर होने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने उसी वक्त अपना लाइफस्टाइल और सारी चीज़ें चेंज कर देनी है। यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास रुजू करना है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम पे आपको, इवन अगर आपको बॉर्डर लाइन भी है तो आपको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डेफिनेटली। तो उस पर आप ये ना सोचें कि ओ ये बॉर्डर लाइन है। ये बॉर्डर लाइन का मतलब है कि आप बिल्कुल कोने पे खड़े हुए हैं, एच पे खड़े हुए हैं, और किसी भी वक्त जब आप इधर से उधर हुए तो आप गिर सकते हैं। दैट मीन्स आपको ज़्याबितीज़ हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने ये बात की कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं कि इनकी इंसुलिन बन रही होती है, यूज़ नहीं हो रही होती, तो इसकी क्या वजूहत होती है और कौन सा टेस्ट होता है जो इसको इन्वेस्टिगेट करता है? जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापा है। अच्छा। सबसे बड़ी वजह सही। मोटापा होना, या आपका लाइफस्टाइल अच्छा ना होना, आपकी डाइट अच्छी ना होना। वी विल टॉक अबाउट डाइट, हम
अभी जब बात करेंगे डिटेल में, तो सबसे बड़ी वजह जो है उसकी मोटापा है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है, आपकी डाइट अच्छी ना होना, उसमें डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा कर रही है। ख़वातीन में इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में और उनकी वजह से उनको मुंह पे बाल निकलना या सर के बाल गिरना या माहवारी का जो है इरेगुलर होना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अलावा अगर यूट्रस में फाइब्राइड हो जाए तो भी होता है? नहीं, फाइब्रोइड्स का ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। पॉलीसिस्टिक में ऐसे अवामिल होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस फर्दर पॉलीसिस्टिक को ख़राब करती है, तो इट्स काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल कि दोनों एक दूसरे की दुश्मन है, एडवर्स में काम करते हैं। बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम टाइप 1 टाइप 2 की हमने बात कर ली, अब हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या होता है और इसको थोड़ा डिफाइन करें। हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो ब्लड शुगर का ज़्यादा होना होता है, जिसके हमने कट ऑफ्स की बात की है, और हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड शुगर का कम होना होता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादातर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जिनको ज़्याबतीज़ है और वो दवाइयाँ ले रहे हैं और दवाइयों की वजह से उनका शुगर कम हो सकता है। तो इसलिए पहले ये होता था कि हम हमेशा कहते थे कि सिर्फ ब्लड शुगर ज़्यादा होना ही जो है वो इंसान की जिस्म के लिए नुकसानदेह है, ख़तरनाक है। बट अब हमें ये पता चला है कि शुगर का बहुत कम होना भी बॉडी के लिए जो है अच्छा नहीं है। और लेकिन उसके कट ऑफ हैं, उसका ये नहीं है कि अगर मेरी 120 शुगर है या मेरी 90 शुगर है तो मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। अगर 70 से कम शुगर है और उसके साथ सिम्टम्स भी हो रहे हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया, ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स हर एक को हों, कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं भी होते, लेकिन 70 इज़ द कट ऑफ उन लोगों में जो कि कोई शुगर की दवाई ले रहे हैं ओरली या फिर इंसुलिन ले रहे हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि शुगर की दवा ले रहा है उसमें तो चलिए रिस्क मौजूद है, नॉर्मल जो लोग होते हैं क्या उनको भी ये मर्ज होता है कि खाली सिर्फ इनकी शुगर नॉर्मल रहेगी या नीचे जाएगी? नॉर्मल लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया जो है बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत एक रेयर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से होता है, जिसको फिर डायग्नोज किया जाता है, लेकिन इट्स समथिंग विच इज़ वेरी रेयर। येस, इट इज़ समथिंग जो कि हो सकता है, लेकिन ये कोई डायबिटीज़ की तरह या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ की तरह इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत कॉमन है। सही। लेकिन ये मतलब ये बहुत रेयर चीज़ है। सही। अच्छा, जब आप चूंकि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं तो आपके पास जब कोई पेशेंट आता है और बिल्कुल इब्तदाई अलामात होती हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा होता है डायबिटीज, तो क्या पेशेंट की अलामात रिवर्स हो सकती हैं, वो सही हो सकता है, टाइप 1 से जा सकता है अपनी रेगुलर लाइफ में? आप टाइप 1 की बात जी। टाइप 1 में यूजुअली कोई इलाज नहीं है टाइप 1 का। टाइप 1 का एक ही इलाज है इंसुलिन, और उसके बाद जो है वो फिर वो ट्रांसप्लांट होते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है, वो हर टाइप 1 के लिए नहीं होता। तो जो मेन इलाज है टाइप 1 का वो इंसुलिन ही है, एंड टाइप 1 डजंट गो अवे। अच्छा, टाइप 1 अगर किसी को है तो वो नहीं जाता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं टाइप 1 की, बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको टाइप 1 है और वो बहुत अपनी एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। सो टाइप 1 इज़ समथिंग जो कि ऑटो इम्यून आपका डिस्ट्रक्शन हो गया है लबलबे का, पैनक्रियास का, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट। वही वाली बात है कि अगर आपने इस मर्ज से दोस्ती कर ली तो उससे अच्छा दोस्त नहीं, अगर दुश्मनी कर ली तो फिर तो बहुत पेचीदगियां शुरू हो जाएगी। जी, तो टाइप 1 के लिए ये है कि इट डजंट गो अवे, आपने इसको इंसुलिन के साथ, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गुजारना है। टाइप 2 इज एग्जैक्टली लाइक कि हाँ, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं और आप उसको जो है वो कंट्रोल में भी कर सकते हैं, जो टाइप 1 को भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप 2 इज समथिंग जो रिवर्स हो सकती है। बिकॉज टाइप 2 इज, जैसे मैंने कहा था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स प्लस बैड लाइफस्टाइल। तो अगर आप जीन्स तो नहीं निकाल सकते, मैं अपने जीन्स तो नहीं चेंज कर सकती, डेफिनेटली, बट लाइफस्टाइल चेंज कर सकती हूँ। तो उस पे बेसिस पे, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड आई रिमेंबर योर क्वेश्चन, कि आपने कहा था कि अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आपके पास मरीज आता है तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जिस पर भी रिवर्स हो सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली जब वो आगे आगे बढ़ेगा तो पैनक्रियास क्या होगा कि फिर वो एक डिजीज का प्रोग्रेशन होता है टाइम के साथ, वो खराब हो जाएगा और फिर वो इंसुलिन नहीं बनाएगा बिल्कुल भी। डेफिनेटली। तो फर्स्ट स्टेज ये है, या इनिशियल स्टेज ये है कि जब वो इंसुलिन बना रहा है तो उसको इतना अच्छा लाइफस्टाइल किया जाए कि वो और अच्छी इंसुलिन बनाए, ताकि पेशेंट या तो रिवर्स हो जाए या वो बहुत मिनिमम मेडिकेशंस पे कवर हो जाए। अच्छा, लाइफस्टाइल चेंज करने की बात की, जो कि ऑलरेडी चल रहा होता है कि देर तक जागना है, फास्ट फूड्स खाने हैं, बहुत इंजॉयमेंट वाली लाइफ है, तो उसको फिर सिंपल लाइफ में लाना है, रात भर प्रॉपर नींद लेनी है और जो हमें ग़िज़ाएं हाइजेनिक फूड्स यूज़ करने और उन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है जो कि आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जा रही हैं, इसी हवाले से ना। अच्छा डॉक्टर साहब, रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करते तो आप क्या कहती हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें शुगर की तरफ ले जाते हैं? हमने काफ़ी रिस्क फैक्टर्स पे एक्चुअली बात कर ली है। इसमें हमने बात की मोटापा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर,
कि आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो आपने इसको कंट्रोल करना है। अब सही। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले वज़न ज़्यादा है, तो बहुत ऑब्वियस भी होता है जब वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन वज़न जो है वो पैमाइश के बहुत ज़्यादा तरीके भी होते हैं, जिसमें एक होता है BMI कि आपका जो है वो वेट कितना है आपके हाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए और आपको अपना वेट पता होना चाहिए, और सिंपल फार्मूलाज हैं जो आप कंप्यूटर पे डाल के अपना BMI जो है वो देख सकते हैं कि अगर आपका BMI ज़्यादा है, सपोज़ अगर आपका BMI 23 से ज़्यादा है तो आप ओवर वेट के उसमें आते हैं। अच्छा। अगर BMI आपका 25 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी के उसमें आते हैं, जो उससे भी ज़्यादा बुरा है, और अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तो आप सिवियर ओबेसिटी के उसमें आते हैं। ओ तो ये अच्छा। आपको कट ऑफ्स पता होने चाहिए। फिर कुछ लोग समझते हैं कि ओबेसिटी सिर्फ डिफाइन होती है या उसका जो डेफिनेशन है वो सिर्फ BMI के बेसिस पे होता है। नहीं, उसका आपने जैसे बहुत सारे लोग देखे हैं, हम तो बहुत नॉर्मली देखते भी हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनकी कमर का पैमाइश या जो हम एब्डोमिनल एडिपोसिटी कहते हैं कि पेट बाहर निकला ज्यादा होता होता है, यस यस। तो वो जो है वो बहुत डेंजरस कंसिडर किया एक जाता टाई है। टाइप का बना हुआ होता है बहुत सारा। जी, अच्छा। तो वो इसलिए डेंजरस होता है कि वो सारी चीज़ों से जो है उसका रिलेशनशिप होता है हमारे डायबिटीज़ से, अच्छा। हार्ट डिजीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल से। तो अगर लोग समझते हैं कि उनका जो है ना वो पेट का जो यहाँ का वेस्ट का जो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि दे हैव टू वर्क ऑन इट। उसको आपने ऑब्वियसली करनी, सिंपल वॉक हाँ। से, फिजिकल एक्टिविटी से, खाना पीना ऐसा जो कि जिसमें बहुत चिकनाई ना हो, बहुत सिंपल कार्ब्स ना हो, उसको कंट्रोल करके यू हैव टू रिड्यूस योर यस वेट। यस ओके जनाब। डॉक्टर नाज़रीन में बात किया कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से। डायबिटीज़ चूँकि एक ऐसा मर्ज़ है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देता है, और इसमें जो हम आपको अवेयरनेस देते कोशिश करें कि खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और डॉक्टर अस्मा हमारे साथ मौजूद है और आपको बता रही हैं कि आया डायबिटीज़ का मर्ज़ होने से पहले की क्या अलामत आती हैं, और अगर होने की तरफ हम जा रहे हैं और हो जाता है तो हमें क्या एहतियात करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि हम ये बात करते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, ये डायबिटीज़ होती क्यों, और क्या ये आफ्टर डिलीवरी बेबी के ये ठीक हो जाती है या नहीं? जी, इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ या GDM, जो हामला ख़वातीन में हो जाती है। और अगेन हमारी पॉपुलेशन में GDM के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज हमारे रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। GDM की अच्छी बात ये है कि ये रिवर्स हो जाती है। ये डिलीवरी के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम 90%, 95% एक्चुअली ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपको एक दफ़ा GDM होता है तो उसका फिर हमेशा आपको ज़्याबिटीज़ होने का रिस्क बहुत रहता है। आपको प्रेगनेंसीज में आपको ज़्याबिटीज़ होने का हमेशा रिस्क रहता है। अच्छा। तो ये एक काइंड ऑफ कहते हैं ना वार्निंग है आपके लिए कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, अगर आपने कंसीव किया और उसके बाद आपको डायबिटीज़ हो गई, तो दैट मीन्स कि आप चक्कर ना हो जाएं कि एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, बिकॉज हमारे यहाँ समझा जाता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वॉक भी नहीं कर सकते, आप खाना भी बहुत ज़्यादा खाना है क्योंकि आपने 2 लोगों को जो है वो टेक केयर कर रहे हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, इट डजंट इवन एंड एट प्रेगनेंसी, आप डिलीवरी के बाद भी जो है वो पंजीरी और बहुत सारी चीज़ें जिसके फवायद हैं, मैं मना नहीं कर रही यहाँ पे टीवी शो में बैठ के, मैं कह रही हूँ उसको भी हेल्दी वे में आप खाया जा सकता है, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें, फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करें, और हर चीज़ को हेल्दी उसमें कि उसमें चिकनाई कितनी है और उसमें बाकी चीज़ें कितनी हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर अगर 2 साल आप अपने बच्चे को फीड करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो हम तो ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे का फ़ायदा होता है, उसमें माँ का भी फ़ायदा होता है। Definitely. माँ को आगे ज़्याबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। माँ को मोटापे के चांसेस कम हो जाते हैं, वज़न लूज़ करती हैं ख़वातीन, वज़न रीगेन नहीं होता ज़्यादा आफ्टर डिलीवरी, जो लोग कर रहे होते हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो यस, उसको आप जो है वो ख़त्म भी हो जाती है डिलीवरी के बाद, जो कि इसका नॉर्मल फिनोमेना है, वो तो होनी है। लेकिन आपका काम ये है कि आपने सोचना है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको ज़्याबिटीज़ होने के, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको ज़्याबिटीज़ होने के, क्योंकि अगर आप यंग ख़वातीन होती है ना, बच्चा हुआ है 5 साल में, अगर मुझे ज़्याबिटीज़ हो जाए तो उसका मतलब है कि मुझे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो वो एक काइंड ऑफ वार्निंग साइन है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अभी से चेंज करते हैं, कि आपको आगे जाके ज़्याबिटीज़। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब माँ को होती है तो क्या बेबी पे भी असर पड़ता है? बेबी पे यूजुअली असर नहीं पड़ता अगर ज़्याबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंट्रोल रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डॉक्टर देख रहे हो, वो आपको दवाइयाँ दे रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ज़्याबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इंसुलिन देते हैं। तो वो एक काइंड ऑफ वार्निंग साइन है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अभी से चेंज करते हैं।
कि Okay. आपको आगे जाके ज़्याबतीज़ अच्छा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब माँ को होती है तो क्या बेबी पे भी असर पड़ता है? बेबी पे यूजुअली असर नहीं पड़ता अगर ज़्याबतीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंट्रोल रहा है। तो इट्स अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रोल। आपको डॉक्टर देख रहे हो, वो आपको दवाइयाँ दे रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ज़्याबतीज़ अनकंट्रोल होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इंसुलिन देते हैं, और ख़वातीन ये समझती हैं कि वो इंसुलिन मेरे बच्चे तक पहुँचेगी या मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे सेफ इलाज जो है वो ज़्याबतीज़ का जो हामला ख़वातीन होती हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, उनमें इंसुलिन ही होता है। अच्छा, आपने चूंकि इंसुलिन की बात की, इंसुलिन जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूज़ करवा रही हैं तो जब वो बेबी की बर्थ हो गई तो डेफिनेटली आपने कहा कि वो रिवर्स हो जाती है, तो फिर इंसुलिन वगैरह सब छूट जाती है? बिल्कुल, अच्छा, इंसुलिन बंद हो और जाता नॉर्मली अगर जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन जो कंटिन्यू मतलब की जाती है, जैसे ओरल मेडिकेशंस भी हैं उसके साथ इंसुलिन वगैरह, तो क्या इन लोगों की इंसुलिन छूट सकती है? अगर टाइप 1 है हाँ, तो हाँ। बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने कहा था कि उसमें फिनोमेना यही है कि आपकी डिस्ट्रक्शन हुई हुई है आपके लबलबे की, तो आप पूरी ज़िंदगी आपको इंसुलिन लेनी होगी। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें कुछ लोगों में अगर लाइफस्टाइल अच्छा करें तो इंसुलिन, अगर मोटापा कम करें तो चांसेस होते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हम डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ग़िज़ाएँ जो लेनी चाहिए फ़ायदेमंद हैं और जिनसे परहेज़ करना चाहिए, वो कौन सी हैं? ये तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। चलिए जो ख़ास ख़ास है वो बता हम दें। पूरे प्रोग्राम में बैठे रहेंगे और प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा। ओके। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे पहले पेशेंट यही पूछते हैं कि आपने बहुत अच्छा सबसे पहला सवाल, मैं मीठा नहीं खाऊं? नहीं, सबसे पहले पेशेंट पूछते हैं कि हम क्या नहीं खा सकते, या मे बी डॉक्टर्स खुद बता रहे होते हैं कि आपने ये नहीं खाना, तो वो एक लंबी लिस्ट होती है। तो उसके बाद सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब फिर तो हम चले जाते हैं, क्या खाएंगे, मतलब अब क्या खाएं, ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा। तो उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी लिस्ट आती है जो कि आप खा सकते हैं एक्चुअली। अच्छा। जी, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल थिंक कि हमें ज़्याबतीज़ है तो हम कुछ नहीं खा सकते, हमारी कुछ लाइफ लोग होते बहुत हैं ना boring हो डायबिटिक के गई सुन है। के अब तो हम गए दुनिया से, खत्म हो गए। सो दैट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। मैं कहती हूँ कि हाँ। इट्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करें, और ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पूरे घर के लिए होती है। बिकॉज जब आप अच्छा खा रहे हैं तो आपके बच्चे अच्छा खाएंगे, Definitely. आपके घर में सारे लोग, आप बिकॉज टेबल पे तो हम सब एक साथ बैठ के खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे आपका ही। खाना भी एक ही उसमें सबके लिए बनता एक ही है, पकता है, यही तो वो बिल्कुल। फिर एक्चुअली पूरे घर का लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा हो जाता है। तो एक कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग ही हो गई ना, अगर कहा जाए Definitely. तो उसको अच्छे अगर पॉजिटिव उसमें लें। तो अब आप क्या नहीं खा सकते, तो देखिए खाना अपने सब कुछ है, बिकॉज जो आपकी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें, जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिसको हम जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स में डिवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा। इसीलिए जो भी ये जो हाइप डाइट्स आती है ना, जो जिस डाइट जिसमें कहते हैं कि आप नो कार्ब डाइट कर दें या कीटो डाइट कर दें या एटकिंस कर दें, ये इनका उस वक्त हाइप बहुत क्रिएट होता है, लेकिन ये सब चली जाती हैं, सबके नुकसानात फिर सामने आना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज अल्लाह ताला का एक वो है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ कम्प्लीटली अपनी डाइट से निकाल देंगे, एक तो वो हेल्दी नहीं है आपके लिए, आपके कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी जो कि आपकी Definitely. सेहत में नजर हाँ, आएगी। हाँ। दूसरा ये कि यू कैन नॉट सस्टेन इट बहुत लंबे अरसे तक, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है ना, सेंसिबल नहीं है कि मैं कहूँ कि आज से मैं ये चीज़ खाना बिल्कुल बंद कर दूँ, जाहिर सी पूरी बात। जिंदगी में कैसे उसको कैसे कंटिन्यू हो कर सकता सकती है? हूँ। आई हाँ। कैन नॉट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर चीनी जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं। तो जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, सो यू हैव टू डिसाइड कि कार्बोहाइड्रेट आप किस फॉर्म में लें। एक अच्छा। होता है सिंपल नशास्ता और एक होता है कॉम्प्लेक्स नशास्ता। अच्छा। सिंपल वो होता है जिसमें कोई फाइबर नहीं है, जो सीधा आपकी बॉडी में ब्लड में सीधा जा रहा है, Right. इसमें आपके जो है वो सिंपल चीनी हो गई, आपके चावल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, पास्ताज हो गए जो वाइट होते हैं, नूडल्स जो बच्चे खा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें सिंपल कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं फ्रूट्स। अच्छा। तो अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें तो मैं कार्ब्स तो खा रही हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स खा रही हूँ, और उस कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा क्या हो रहा है, उसमें फ़ाइबर है जो मेरी आंतों में जाके बहुत आराम से एब्जॉर्ब होगा। तो जो चीज़ बॉडी में जाके देर से एब्जॉर्ब होती है उसका फ़ायदा क्या होता है कि भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती है, वो क्रेविंग्स नहीं होती हैं। दूसरा ये होता है कि मेरा डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, मुझे बाकी चीज़ें नहीं होगी, बिकॉज इट्स हाई फाइबर। फिर उसमें वाइटामिन्स भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। सो आई विल टेक कार्ब्स बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल निशास्ता, बट कॉम्प्लेक्स। उसमें आपकी होल व्हीट रोटी हो गई, आपकी जो है वो फ्रूट्स हो गए, सो दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटीन पे आ जाते हैं। प्रोटीन अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन आपको आपके लिए मसल भी बनाते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। और एग्स ज़्यादा वगैरह डेली लें जैसे? एग अगर आप दिन में एक लेते हैं वो सही है, आप उसमें बॉईल करके ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन है, आपकी दही में बहुत अच्छा प्रोटीन है, योगर्ट। अच्छा। जी, तो अगर आप हाई प्रोटीन करते हैं इट्स गुड।
फैट पे आ जाए। फैट में अब जरूरी नहीं है कि मैं रोज मक्खन खाऊं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, मार्जरीन खाऊं पहले तो उससे भी जमाने में ये ज्यादा बुरा है। कॉन्सेप्ट है ना, मतलब लोगों में कि जितना हम चिकना खाएंगे, हैवी खाएंगे, वो हमारी हेल्थ उतनी अच्छी होगी, बिल्कुल उल्टा बिल्कुल। हो गया है। लेकिन अगर आप फैट्स सपोज के आप नट्स से ले रहे हैं, सो इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ फैट विच इज़ गुड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, विच इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, यस तो यस। यू हैव टू डिसाइड कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे लेने, कार्ब्स भी लेने, प्रोटीन्स भी लेने, फैट्स भी लेने, लेकिन किस फॉर्म में लेने। पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपकी बॉडी में, तो एक सेंसिबल डाइट होनी चाहिए ओके। कि मुझे पता हो कि जो चीज़ मैं खा रही हूँ मुझे फ़ायदा कितना कर रहा है। तो इसी में मैंने आपको लिस्ट बता अच्छा, दी कि पेशेंट वैसे भी बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं बड़ा प्रॉपरली खा रहा हूँ, हर चीज हाँ एहतियात से खा जी, रहा हूँ, मेडिकेशन कर रहा हूँ, डॉक्टर के बिल्कुल फॉलोअप में हूँ, तो उसकी बिल्कुल हेल्थ वैसे ही बेहतर होना शुरू हो जाती बेहतर है। हो जाती अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम डायबिटीज के मर्ज के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने बच्चों की भी बताया, यंग्स में बताया, आजकल ज्यादा या वैसे भी किस उम्र के मरीज ज्यादा आते हैं आपके, खवातीन में या मर्दों में? अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं, और वो अच्छा। हमेशा आके कहते हैं, और हिस्ट्री जब हम ले रहे होते हैं तो एक चीज़ जो मैंने अब नोटिस करना शुरू की है कि मैं पूछती हूँ आपके ख़ानदान में किसको है, जी जी नहीं, पहले जवाब आएगा ख़ानदान में नहीं है, फिर वो अच्छा। सोचेंगे, वो कहेंगे नहीं ख़ानदान में है, जैसे मेरी अम्मी को हुआ था, बट डॉक्टर साहब वो तो 60-70 साल की उम्र में हुआ था, मैं तो 30 साल का हूँ, मैं तो 25 साल का हूँ। तो मैं इनको हमेशा ये बताती हूँ कि जो चीज़ें हमारे आबाओ अजदाद में 60-70 साल में हो रही थी, वो अब हम में 30 में हो रही हैं, 25 में हो रही हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हुए ना। डेफिनेटली। हम इतने एक्टिव लाइफस्टाइल में हैं कि हर वक्त हम या तो लिफ्ट में से कहीं जा रहे हैं, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिव नहीं हैं हम इतने। अब तो वो वाली बात हो गई कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो वो बस स्टॉप तक भी नहीं जाएगा, गाड़ी घर पर आ जाती है। बिल्कुल, वो जो हाँ, वॉकिंग थी उबर वो आ भी जाती खत्म हो है, गई। बिल्कुल हर चीज़ आपके पास ऐप पे है, सो इट हैज़ लाइफस्टाइल हैज़ बिकम ईजियर, जो पहले नहीं था। तो इसकी वजह से जो चीज़ हमारे आबाओ अजदाद में 60-70 साल की उम्र में होती थी, वो अब हमें बहुत जल्दी हो रही है। तो आज अब अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हम बहुत यंग इंडिविजुअल्स में ज़्यादतीस देख रहे हैं। अच्छा, आपने जो डाइट में एक सवाल मेरे जहन में आया था उस वक्त जब आपने कहा था हाँ राइस ज़्यादा खाने से अमूमन जल्दी हो जाए, ये जो नॉर्मल राइस बनाते हैं या कहते हैं कि बॉईल करके खा लें डायबिटीज़, तो उससे फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क पड़ता है, आपका निशास्ता निकल जाता है, ठीक है, तकरीबन। लेकिन हाँ अब जैसे, लेकिन फिर वो सिंपल कार्ब्स ही हैं, क्योंकि वो फिर आपको कोई फ़ायदा भी इतना नहीं पहुंचा रहे, तो इट्स नॉट लाइक कि हर चीज़ का फ़ायदा है, राइस में भी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट से राइस, लेकिन इन जो सिंपल कार्ब्स हैं, अगर आपको ज़्यादतीज़ है या होने के चांसेस हैं या मोटापा है, तो उसको अपनी डाइट में कम कर दें। मॉडरेशन इज़ द की। मैंने जैसे कहा ना कि कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती आपकी डेफिनेटली डाइट नहीं में। हो सकती, मीठा भी नहीं हो सकता, जिसे लोग पूछते कि मैं मीठा हाँ, खाऊं, इट्स नॉट छोड़ दो। प्रैक्टिकल। थोड़ा बहुत आप कभी कभार चीट डेज होते हैं आपके, बट इट्स जस्ट लाइक कि आपको पता है। देखें डायबिटीज़ में हो क्या रहा है, अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता चल गया, जो लोगों को नहीं समझ आता, कि आपकी बॉडी में शुगर मेटाबलाइज नहीं हो रही है, शुगर प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है, तो अगर आप मीठा खाएंगे तो वो शुगर प्रॉब्लम करेगी आपके, हार्ट को अफेक्ट करेगी, आपके दिमाग को अफेक्ट करेगी, हर चीज़ को करेगी। तो अगर आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो मेरे ख्याल में हम मीठे की तरफ जाएंगे ही नहीं। और जो डेफिनेटली। नेचुरल जो शुगर अलाउड है वो आप फ्रूट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। तो जो अपनी क्रेविंग्स हैं वो आप अपनी फ्रूट से जो है पूरा कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने जिसके बहुत फ़वाइद दिए हैं, कि बिल्कुल उसमें ऐसे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फ़ायदा पहुंचाती हैं। ठीक है ठीक है। नाज़रीन हम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, और ये वो वाली बीमारी है जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है, हर दूसरे बंदे में आजकल शुगर का मर्ज है। तो कोशिश करें कि वो वाले काम करेंगे जिससे हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकें, अगर हमारे आबाओ अजदाद में या हमारी मॉरिशियत में ये मौजूद है बीमारी, ताकि हम इस चीज़ से बच सकें और आने वाली नस्लों को इस बीमारी से बचा सकें। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और डॉक्टर अस्मा हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है। और डॉक्टर साहिबा का टाइम बहुत कीमती है, हमारी कोशिश है कि इस 1 घंटे के प्रोग्राम में आपको जितनी अवेयरनेस दे हमारे लिए खुशी का बायस होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह मुख्तलिफ उम्र के हमने बात की, क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई है और वो अगर ये कहे कि मेरा पेंक्रियास चेंज करवा दें, ऑपरेट करवा दें, या मैं मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी शुगर ख़त्म हो जाए, तो क्या सूरत हाल है? सो टाइप 1 के लिए जैसे मैंने कहा कि ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, बट वही बात है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, और वो एक तो पाकिस्तान में जो है वो हम यूजुअली नहीं होता है उसका सिस्टम, और वो उन लोगों के मरीज़ों के लिए होती है जिनका किडनीज भी फेल हुए हुए हों, तो वो किडनी
पैनक्रियास ट्रांसप्लांट, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वो मर्ज़ है जिसको हम इंसुलिन से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब तो इंसुलिन भी बहुत एडवांस हो गई हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर गई है। तो जो पहले बड़े बड़े नीडल्स और इंजेक्शंस आते थे, अब वो छोटे से पेन की फॉर्म में आ जाते हैं। और इवन हमारे पास जो ओरल एंटी डायबिटिक हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो टाइप 2 होती हैं, उसके लिए भी हमारे पास अब बहुत बहुत ज़्यादा नई मेडिकेशंस हैं जिनका बहुत अच्छा जो है वो तहकीक का डेटा है कि वो आपके हार्ट को भी जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो आपके पास कितने कितने दिनों बाद फॉलोअप में रहते हैं? कि आपने अपने जैसे पेशेंट को देखा कि आप उसे 2 मंथ्स के बाद आना है, 3 मंथ्स के बाद आना है, तो इस हवाले से क्या होता है? तो इसमें बहुत अच्छा है, जिसमें अच्छा है कि लोगों को मैसेज भी मिले, ये बात पता चले कि अगर आपको ज़्याबितीज़ है तो आपने ज़्यादातर अपने डॉक्टर को जो है हर 3 महीने बाद दिखाना होता है। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि एक टेस्ट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं, HbA1c, जो सारे डायबिटिक पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरा A1C कितना है। अच्छा। A1C क्या होता है? इट्स एवरेज 3 मंथ ब्लड शुगर कंट्रोल टेस्ट। तो ये होता है कि अगर आप हर 3 महीने बाद अपना A1C कराते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि अगर वो एवरेज है तो आपको जो पेचीदगियां हैं उसके होने के चांसेस कम हो गए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने डायबिटिक ज़्याबितीज़ के मरीज़ों को हर 3 महीने बाद देखते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ होते हैं जिनका A1C बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, तो उसमें हम उनको 6 महीने भी दे देते हैं। अच्छा जी। तो जैसे अगर मेरा A1C अगर 6 का है या उससे भी कम है, तो हो सकता है कि मैं अपने डॉक्टर को हर 6 महीने बाद दिखाऊँ, 3 महीने बाद ना दिखाऊँ। बिकॉज हमेशा याद रखना चाहिए। और अभी ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि हम हर साल ज़्याबितीज़ का दिन मनाते हैं और इस वजह से आपने मुझे इनवाइट किया है। तो उसमें जो इंटरनेशनल जो डायबिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फेडरेशंस हैं, उन्होंने हमेशा थीम रखी हुई होती है, हर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। इस साल का जो थीम है वो है डायबिटीज़ एंड वेलबींग। वेलबींग का मतलब है कि इट्स नॉट जस्ट ज़्याबितीज़ के हम क्योंकि मरीज़ कभी कभार या तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा उसमें बहुत वो हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, मरीज़ भी अपनी ज़्याबितीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हम प्रोग्राम भी इसीलिए कर रहे हैं कि होना चाहिए। जी। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मॉडरेशन इज़ द की, जिस कहते हैं ना, हमारे मज़हब में भी ये बात होती है। म्याना रवि। तो अगर वो नहीं करते तो उसमें वो एक चीज़ में बहुत ज़्यादा, और देयर सो मच स्ट्रेस कि एक तो वैसे ही स्ट्रेस है लाइफ में, फिर ज़्याबितीज़ का स्ट्रेस है कि अब A1C कितना है। सो आपने उसको पॉजिटिव उसमें लेना है। लेकिन अगर आपका वेलबींग अच्छा नहीं है, बिकॉज अब ये तहकीक से सामने आ रहा है कि जितने ज़्याबितीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें ज़हनी अमराज बहुत होते हैं। अच्छा। यस, बिकॉज दे आर सो मच अंडर स्ट्रेस। वो हर चीज में बेसिकली प्रिकॉशंस के हवाले से देख रहे होते हैं, खाना क्या है, नहीं खाना है। अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अगेन कि बैलेंस, क्योंकि फिर उसको मतलब आपको एंजाइटी फील करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी। मैं यही सवाल आगे पूछना चाह रही थी कि डायबिटीज के मरीज एक अच्छा लाइफस्टाइल कैसे गुजार सकते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंड लाइफस्टाइल अच्छा रख के, ना सिर्फ अपना, अपने आसपास लोगों का भी, एक सेंसिबल अप्रोच के साथ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। एंड अवेयरनेस इज द की। अब अवेयरनेस कौन देगा? ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट कि मरीजों में खुद से अवेयरनेस आएगी। डेफिनेटली। आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, हम डॉक्टर्स का भी काम है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि हम जो एड्स दिखाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक हमने बात नहीं की, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहती हूँ, स्मोकिंग को ले लीजिए। कि स्मोकिंग और डायबिटीज़ का बहुत बुरा काइंड ऑफ ताल्लुक है, एंड वी नेवर टॉक अबाउट इट। क्योंकि अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं, डायबिटीज़ भी है, तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें। तो अगर हम एक प्ले दिखाते हैं या नीचे दिखाते हैं और हमेशा हम नीचे लिखते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो इसी तरह से छोटे छोटे मैसेजेस अबाउट ओबेसिटी, अबाउट मोटापा, अबाउट ज़्याबितीज़, आई थिंक बीच में जो एड्स हैं या जो भी चीज़ हैं, तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड वी एक्सेप्टेड कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो आई थिंक अवेयरनेस इज़ द की। देखिए, अवेयरनेस की तो बात की आपने, जैसे हम चूँकि जिस वक्त हम अभी ज़िंदगी में गुजार रहे हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया भी है, वो एक दूसरे से राब्ते में भी रहते हैं, वो तो हम एक दूसरे को किस तरीके से बता सकते हैं कि जनाब कोई मैसेजेस बनाएं, या जैसे अवेयरनेस आपने वर्कशॉप्स की या सेमिनार्स करें, तो ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, वो हम कैसे कर सकते हैं? मैं वही कह रही हूँ ना, मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल है। बिकॉज हमारी 90% पॉपुलेशन क्या देख रही होती है? टीवी देख रही होती है, रेडियो सुन रही होती है, और अब आजकल तो मोबाइल भी है। हाँ, तो मोबाइल में भी बहुत सारे यहाँ के सोशल मीडिया को हम
जो है अपनी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी यूज़ करें ना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीज़ें हो जो कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो हमारी चलें, जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और जो इस तरफ आ रहे हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, खासकर सोने के लिए, मतलब स्लीप पैटर्न, कि वो एक हेल्दी जो ना बॉडी रहे और उस मर्ज की तरफ ना जाए? ये तो बचपन से शुरू होता है। वही ना, तो जो आजकल की माएँ हैं, मतलब आने वाली नस्लों के लिए तो मैसेज दे सकते हैं ना कि अगर आप अपने बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज कर लें, जो आपका था उससे अलग कर लें, ताकि वो इस मर्ज में मुब्तला ही ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट करता है कि ये चीज़ें तब नहीं शुरू होती हैं जब आपका बच्चा दुनिया में आ गया है, ये तब शुरू होती हैं जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं। ठीक अच्छा। है, यस, बिफोर इवन कंसीव करने से पहले, कि अच्छा। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आप अपना मेटाबॉलिक, अपना हेल्थ प्रोफाइल खुद बेहतर करें पहले। आपको ज़्यादतीज़ होने के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर मुझे PCOS है तो मैं अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर करने के लिए मैं वज़न बेहतर करूँ। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मेरे पास ख़वातीन आती हैं जो कि इनफर्टिलिटी से डील कर रही हैं या PCOS है या कुछ भी है, दे आर प्लानिंग टू कंसीव, वो प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी आपका इतना वेट है, प्लीज़ वेट फॉर 3 मंथ्स 6 मंथ्स, अपना वज़न पे काम करें। अच्छा। एक टारगेट बनाएं कि इस वज़न को मैं इतने पे लेकर आऊँगी, ताकि उस पे कि मैं अगर कंसीव करती हूँ, उस पे मैं अगर प्रेगनेंसी होता ही है मेरी, तो उसमें मुझे डायबिटीज़ होने के चांसेस कम है, उसमें मेरे बच्चे के साइज़ ज़्यादा होने के चांसेस कम है, मेरा C-सेक्शन होने के चांसेस कम है, बच्चे को फ्यूचर जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम है। तो वो रिस्क फैक्टर्स मैं अभी से कम करूँ उस चीज़ में, तो वो चीज़ शुरू होती है बिफोर यू कंसीव। और उसके बाद ऑब्वियसली जब बच्चे आते हैं, तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पे बात की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसमें ज़्यादतीज़ आप में भी कम होने के चांसेस होते हैं, आपके बच्चे में भी। अच्छा। ठीक है, तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, उसके बाद से बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में शुरू से इंट्रोड्यूस करवाना, शुरू से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सही। कितना फिजिकली एक्टिव बच्चे रहते हैं, उनका खाना पीना क्या है, कितनी मुतवाज़न ग़िज़ा है, स्क्रीन टाइम से उनको कैसे दूर रखना है, जो कि कोविड के बाद इट हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम फॉर Yes, मदर्स। yes, तो yes, yes. कि किस तरह से दूर रखें पेरेंट्स के लिए, तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो प्रोवाइड करेंगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। और ये काम जो है वो दोनों पेरेंट्स का माओ को होता है, करना है बिल्कुल। पहले से, नहीं, दोनों को करना माँ होता है, बाप मतलब दोनों, माँ-बाप ताकि अपना दोनों जो को। लाइफस्टाइल है वो बदल के बच्चे के बिल्कुल, लिए चेंज कर ले। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपके अहमद का बहुत शुक्रिया, काफ़ी डिटेल्स आपने हमें सारी जो बातें बताई हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अस्मा अहमद, जिनका ताल्लुक है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से, और आज हमने डिटेल से डायबिटीज के हवाले से आपको अवेयरनेस दी। कोशिश करें खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।